Oh, thank you, madam. Thank you very much. कंटेनमेंट कहते हैं। गुंबदों की इन दोनों दीवारों के बीच में कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे एमपीसीआईएल के नाम से भी जाना जाता है, आपका स्वागत करता है। एमपीसीआईएल भारत में न्यूक्लियर विद्युत संयंत्रों That's what it said. But Manuja, such a thing. Very important. In a few days from now, your exams are. क्या है घटारी कहाँ उनको दूसरी ठीक करना शर्मा जी कैसे शर्मा फ्लाइट वालों के लिए एक ऐसे फोटो लीजिए कैंपस से किसी से बुला दो कठान खोलने का जी यूजुअली कठान बांध के रखते हैं तो वो खोल देते हैं सर न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे यूरेनियम से काम करते हैं और ये हमारे बहुत सारे फील्ड कहते हैं जैसे न्यूक्लियर से
वेस्ट जो जनरेट होता है उसको डिस्पोज करना है, फ्लेयर को बिजली बनाना और उसका जो बाई प्रोडक्ट्स होता है DRC में देना, डिपार्टमेंट ऑफ टाइम में देना, जिससे वो फर्दर और काम करते हैं, जिसमें कि मेटल फील्ड हो गया और कृषि क्षेत्र में हो गया और सोलर फील्ड हो गया। लेकिन थोरियम हमारे पास इतना ज़्यादा है कि हम लोग 100 साल तक थोरियम से उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन थोरियम को डायरेक्ट नहीं, जब 233 बन जाएगा तब हमारे बहुत काम आएगा। अभी 200 साल तक हमारा यूज काम कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहे हैं। थोरियम हमारे पास सफिशिएंट है और केरला में इन्वेंट्री में उसमें अपने साउथ के यस कोस्टल में यस सर केरला में बहुत ज़्यादा थोरियम है। महाराष्ट्र में आया था कि फ्रांस के सहयोग से बना था, इसके बाद हमारा मद्रास में आया था, ये राजस्थान में आया था रावतवाड़ा में, इसके हाँ ये कनाडा के सहयोग से बना था। इसके बाद हमने खुद डेवलप किया, ये जब इंदिरा गांधी जी ने न्यूक्लियर विस्फोट किया था उसके बाद सब कंपनियाँ बंद। इसके बाद हमारे पर बैन लगा तो हमने खुद कलपाकम में बनाया, इसके बाद हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया और अभी तो हम खुद अपने बना रहे हैं और उसमें मॉडिफिकेशन भी कर रहे हैं। पहले 220 मेगावाट के बनते थे, अभी तो 700 मेगावाट के बनने लगा है। सर जैसे काकड़ा पार्क 1100 करोड़ का बना था, अभी जैसे चुटका मध्य इस्लामी पार्क में जबलपुर के पास में, नारायणगंज के पास में नर्मदा नदी के किनारे बना है, ये समथिंग 20,000 करोड़ ₹2.5 का करीब बेच रहे हैं और बाकी लगभग ₹2.5 ₹3 ₹3.5 इसके बीच में चल रहे हैं। सोलर से एक्सपेंसिव, ग्रीन एनर्जी से एक्सपेंसिव। हाँ थोड़ा सा है, लेकिन आज से 5-10 साल पहले ₹16 पर यूनिट पड़ रहा था, तब हम 2.5 में बेच रहे थे। अब सोलर पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ तो वो ₹3-4 तक में आए हैं, 2 बैठ जाएगा तो टूट सकती है। इस तरह वहाँ पे हुआ था कि 9 मीटर की हाइट का बना, 15 मीटर की हाइट का आ गया तो वो पूरा पानी अंदर आ गया। इसके बाद एक और समस्या उनके यहाँ थी कि उन्होंने डीजल जनरेटर्स जो रखे थे बेसमेंट्स में रखे हुए थे, तो पानी वहाँ बढ़ गया तो डीजल जनरेटर्स बंद हो गए, तो उनके यहाँ जो इमरजेंसी सप्लाईज थी वो बंद हो गई। हमारे यहाँ क्या होता है कि डीजल जनरेटर सब एक तो प्लांट हम मैक्सिमम जो पिछले फेलवर होना, जैसे अपन गाड़ी चलाते हैं एक ब्रेक रहता है, 4 ब्रेक लेके गाड़ी नहीं चलाता, हम 6 ब्रेक लगा के चलाते हैं। जापान में उसके बाद उनके अच्छा उस दौरान हमारे समय पूरा ऑस्ट्रेलिया से जा रहा है लिक्विड हाइड्रोजन। अच्छा सर ये हमारा हीट एक्सचेंजर रहते हैं जिसमें कि पानी गर्म होता है और ये जो रिएक्टर से पानी निकल रहा है वो पानी बॉयलर के बाद वापस रिएक्टर में चला जाता है और दूसरी साइड में जो H2O है या तो डायरेक्ट वाटर रहता है, ये स्टीम बन के ये चला जाता है टरबाइन में और वहाँ पे जनरेशन के काम में आता है। नमस्कार। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे NPCIL के नाम से भी जाना जाता है, आपका स्वागत करता है। इसको बंद भी किया जा सकता है और ये थोड़ा देर लगाएगा, पूरा समझाएगा, मैं आपको इसमें समझाता हूँ। यहाँ पर रेड कलर जो दिख रहा है वो रिएक्टर है, रिएक्टर में फ्यूल रहता है, फ्यूल करीब 1 kg/cm² का वहाँ पे प्रेशर रहता है। इस कारण वहाँ पे फ्यूलिंग मशीन जो फुली ऑटोमेटिक रहती है, कंट्रोल रूम से संचालित रहती है, उससे नया फ्यूल डालते हैं, दूसरी तरफ से स्पेंट फ्यूल निकाल देते हैं, उसको प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। साथ में ये जो फ्यूल रहता है करीब 8 बंडल करीब डालते हैं, जो कि 2 सूटकेस में आ जाएगा। हमारा जो नॉर्मल AC पावर का अगर कोयले वाला है तो उसमें करीब एक पूरी ट्रेन लगेगी, जबकि यहाँ पे 2 सूटकेस मिल रहा हो और ऐसी जगह जहाँ पे सोलर नहीं हो, विंड नहीं हो और हेडल नहीं हो, तो वहाँ दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन की जहाँ पे समस्या नहीं हो। इसके बाद ये पानी इसमें D2 अंदर रहता है, D2 रिएक्टर के अंदर जाके गर्म होता है और ये बॉयलर्स हैं, बॉयलर्स में आके दूसरी साइड में लाइट वाटर रहता है, तो लाइट वाटर गर्म होता है उससे, और वो जो पानी ठंडा हो जाएगा वापस रिएक्टर में गर्म होने चला जाएगा। ये लाइट वाटर दूसरी साइड में जाकर टरबाइन में आ जाता है। तो इसके इसलिए करते हैं क्योंकि जो D2 है वो रिएक्टर के थ्रू पास हुआ है तो वो रेडियो एक्टिव हो सकता है, तो वो रेडियो एक्टिव एटमॉस्फेयर या क्लाइमेट में न जा पाए, इस कारण उसके बीच में पानी को रिसाइकिल आप कर रहे हैं, उसको रिसाइकिल करते हैं। उस पर डाउट है कि वो पानी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूजेबल है या नहीं है। यस सर, वो दूसरी साइड में हम के लिए ना जा पहुँच पाए। आगे आके यहाँ टरबाइन रहती है, टरबाइन में प्लेट्स रहती हैं, प्लेट्स में ये स्टीम आके प्लेट्स में अपनी हीट एनर्जी देके
उसको काइनेटिक एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। और ये टरबाइन का शाफ्ट आगे जनरेटर्स में कनेक्ट रहता है सर, जनरेटर में जो काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी रहेगी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा और जनरेटर से आगे चला जाएगा ग्रिड में और हमारे घरों में आ जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी हमारी थी, उसको हम उसमें मूल बात आपकी वापस आ जाती है कि मेन बॉयलर यस ठीक, मतलब कोयले से बहुत ही ज़्यादा, साथ में हमारा जो जगह बहुत कम लगती है और सबसे जो मेन विशेषता है कि आप ये हम जब कोयला यूज़ करते हैं, तेल यूज़ करते हैं, वो जलता है और वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। एक रेलगाड़ी एक दिन में कोयला जब जलता है तो पूरा पूरा रेलगाड़ी में कोयला ऐसे में नहीं बदलता है, वो बदल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक पूरी गाड़ी के बराबर वो एटमॉस्फेयर में चला गया, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह करता है। हमारे यहाँ से इस तरह का कोई भी वेस्टेज नहीं निकलता है और इतना कम वेस्टेज निकलता कि एक परिवार अगर तो सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी पूरे ज़िंदगी भर यूज़ करे तो उसका अंगूठे की टिप के बराबर उसका वेस्टेज निकलेगा, जिसको कि हम किसी भी तरह से मैनेज कर सकते हैं। और एक बहुत सारे इन्वेंशंस टेक्नोलॉजी डेवलप करता रहता है, जैसा कि मैपकास्ट और आप लोग साइंस के बारे में लोग आम जनता तक ले जाते हैं। प्यूरिफिकेशन जितने भी जो भी केमिकल्स अपन करते हैं जो 60 से 70% तक इम्प्रूव होता है, उससे बेहतर का कभी कुछ चल रहा है स्टडी कहीं आपके? ये सर हमारा भवाटा में रिसर्च सेंटर में वाटर प्यूरिफिकेशन में काफ़ी काम किए जा रहे हैं और वो उस टेक्नोलॉजी को लोगों से शेयर भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों के साथ ये MOU किया है और हर स्टेज के वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम उनके हैं, घरों के लिए भी, कम्युनिटी के लिए भी और लार्ज स्केल में प्रोडक्शन के लिए, इवन समुद्र से पानी बनाने के भी प्रोजेक्ट्स काइंड ऑफ हमको दो रिवर को जब मर्ज करते हैं तो दो डिफरेंट फैमिली मर्ज हो रही है, तीसरी क्या प्रोड्यूस होगी, कभी उस पर अपना एनालिसिस आया क्या? इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, नहीं ये क्या सीड डेवलपमेंट में या किसमें फूड प्रिजर्वेशन दोनों तरह सत्य As well as to socially interact with each other and develop a feeling of being part of a big NPCIL परिवार. NPCIL also takes care of its employees' health through its health services scheme, which is available at all projects, stations, एनिमेशन में चलता रहेगा, किस तरह कहाँ से पानी जा रहा है, कहाँ से its coverage इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, साथ में इसके as well as इफेक्ट्स क्या dependent होते हैं, family जैसे आदमी members बहुत ज़्यादा during डरता the है रेडिएशन service से, and also after वो retirement. डरता इसलिए है क्योंकि जानता नहीं है। State-of-the-art जैसे हम hospitals. एक सर जी आइए सर इंटर स्कूल है उनको आपको उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप सभी उनका स्वागत करें। मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक माननीय मंत्री जी ने अपने बड़े बिजी शेड्यूल में से हमें टाइम दिया है, हम सबके बहुत बहुत आभारी हैं। ये प्रशिक्षण जो दूसरे नगर नियोजक संस्थाएं उनके लिए इधर आयोजित कर रहे हैं, मुख्यतः हमें ये पूरा प्रोग्राम सर 10 बैच में कंप्लीट करना है, जिसके अंतर्गत हम टोटल 150 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण देंगे। मैं कार्यक्रम में और 30 प्लान जो है वो प्रकाशन में पूर्ण रूप से प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें की जन आपत्तियों पर सुनवाई की जा रही है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम में सर मुख्य रूप से जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल के ऑफिसर्स हैं, तो ये इसके साथ अभियंत्री भी हैं, तो ये जो मुख्य रूप से हमारा जो कार्यक्रम है सर ये सीनियर लेवल्स के लिए, इसके बाद के जो बैच हैं बैच आज इस शुभारंभ अवसर पर हम लोगों के बीच में हमारे परम आदरणीय माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश जी सखीजा जी मौजूद हैं।
मैं पूरे परिषद परिवार की ओर से और आप सभी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। आप ही के मार्गदर्शन में, आपके विजन से हम परिषद एक कृत संकल्पित है कि जितने भी एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से समाज के लिए काम से हमने समय दिया है और इसके बाद भी हमारे साथ मंत्री जी एक कार्यक्रम में है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का जो हमारा पधारे हुए सभी इंजीनियर्स का मैं बहुत स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाना, उनकी गहराइयों में के टेक्निकल को टच करते हुए सबकी सोच में और नई दिशा देना, ऐसा करने के लिए हमारे डीजी श्री कोठारी जी बैठे हैं, अपने सभी गेस्ट लेक्चरर एवं सभी डिपार्टमेंट के सभी अधिकारीगण। वास्तव में आज सबसे बड़ी जरूरत है गुड प्लानिंग। It is always say well planning is 50% success of the project. और सबसे बड़ा चैलेंज आज की तारीख में जितना भी अर्बन एरिया के डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट एजेंसीज, कीपिंग देयर ट्रैक रिकॉर्ड and how to do the minimum possible working is to be done. क्योंकि जितने भी कॉर्पोरेशन में अभी तक हम देखते हैं, या मैं अपने दूसरे डिपार्टमेंट की बात करूँ MSME मिनिस्ट्री, तो 80% इंडस्ट्रियल एरिया में एक ही काम को कम से कम 3 बार करना पड़ता है। पहले वो सड़क बनाएंगे, बाद में ड्रेनेज की लाइन के लिए टूटेगी। That is what in every corporation we are facing. कभी वो इलेक्ट्रिकल के लिए निकलेगी, कभी पेयजल के लिए निकलेगी। तो ये जो पूरा काम है उसकी वेल गुड प्लानिंग और टेक्नोलॉजी जिस तेजी से बढ़ रही है, उस तेजी से हमारी पुरानी और नई टीम के बीच का समन्वय। तो दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कई बार आदमी एक स्टेज पे आके ये सोचने लगता कि ये काम अब मैं इस उम्र में क्या सीखूं। सिंपल सी बात आती है, ये जो कोऑर्डिनेशन है ये बहुत टिपिकल काम है। अभी मैं यही चर्चा कर रहा था 5 मिनट कमरे में बैठ के, तो ये सब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के बहुत बड़ा हिस्सा है। कि अगर प्लानिंग के समय हमने पूरा फोकस कर लिया तो रिवर्किंग बच गई, और रिवर्किंग बच गई तो मेरा ख्याल है 40 से 50% कास्ट और उससे कई गुना ज्यादा इनकन्वीनियंस ऑफ द पीपल। और उसको सबसे ज्यादा पहले समावेश करना कि कैसे टेक्नोलॉजी को डाल के, क्योंकि मैं पिछले 40 सालों से पूरी दुनिया घूमता हूँ, नई पीढ़ी के बच्चों से भी मिलता हूँ। एक टाइम वो कहते हैं कि इंडिया से बेहतर कोई रहने का स्थान नहीं है, और एक और ये भी कहता है कि इंडिया में कभी घुसना नहीं चाहिए। और दोनों के बीच का अगर मैं गैप दिखाऊं वर्जन के डिस्कशन का, तो जो इंडिया से दूर भागता है वो टीचिंग प्रॉब्लम्स, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, छोटे छोटे कारपोरेशन के, एजुकेशन के, सर्विस के, इंडस्ट्री के ऐसे इश्यूज हैं जिनका शायद लाइफ में 2% से 3% का वेरिएशन आता है। और आज मैं उस टीम के साथ बैठा हूँ कि जो वो 2 से 3% वेरिएशन के कारण पूरे देश जिसने पूरी दुनिया को साइंस सिखाया उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। और वो वास्तव में इसीलिए मैंने वर्ड यूज किया वेल प्लानिंग इज हाफ सक्सेस। उतारने में कमाली तो आपका नेट लॉस द कॉस्ट ऑफ
वाटर ट्रांसफर बहुत कम हो जाए। इसीलिए मैं बड़ी नर्मदा नदी की बात करूं, पूरा नर्मदा का पानी मालवा तक ले जाने की 68 में योजना बना के एक्सरसाइज हुई, 78 में उसका सेटलमेंट हुआ वाटर कमीशन के द्वारा। लेकिन ये बात आई कि हम पानी 600 मीटर लिफ्ट करने में इतनी एनर्जी लगेगी कि हमारे लिए वो वाइबल थी। ये इंप्रेशन में 15 साल उस प्रोजेक्ट पे काम, 20 साल काम नहीं। From 85 to 2005, 20 years we did not work. But जब बैठ के ये चर्चा हुई कि पानी को लिफ्ट करके फिर पूरे मालवा तक 200 किलोमीटर लेके जाए, वो ग्रेविटी से जाएगा और जितने किसानों को वाटर यूज के लिए मिलेगा ग्रेविटी से, और अभी वो जिस भी बोरिंग या जिस भी पैटर्न से हर किसान अलग अलग लिफ्ट कर रहा है, वो शायद उससे डबल पावर कंज्यूम कर रहा है। ये सब जो एक्सरसाइज, ये जो डाटा का कॉम्बिनेशन and these kind of training in which if we can go up to these level of points. I have given the example because आज चूंकि मेरे पास समय की थोड़ी प्रॉब्लम है, हाउस चल रहा है, अभी वही पानी की एक बस बह गई रीवा से उधर, उसकी डिस्कशन चल रहा था। लंच ब्रेक में मैंने कहा कि नहीं, एक बार बात करके चर्चा तो करनी चाहिए। इसमें मैंने सोचा कि 1.5 घंटे का लंच ब्रेक है, 10 मिनट पूरे प्रदेश के डिफरेंट पार्ट से आए हैं, चर्चा। तो चर्चा से कि नहीं, क्या आप लोगों का सोच का तरीका है और कैसे हम अपनी छोटी छोटी सी चीजों से कैसे हम अपनी एफिशिएंसी और कन्वीनियंस ऑफ द लाइफ, और उसका एक मैसेज केवल यहीं तक नहीं जाएगा। हो सकता है उस चीज के शिकार आप में से कई लोगों के नियर बाय रिश्तेदारों के परिवार के बच्चे भी झेल रहे हैं। मैं अपने घर में बात करूं तो बेटी बोलती है कि नहीं, इंडिया में घुसना ही नहीं चाहिए, स्मार्ट हुआ, तो बेटा बोलता है इंडिया के अलावा दुनिया में कोई दूसरी जगह नहीं है। तो वे ऑफ थिंकिंग कहीं ना कहीं छोटी छोटी सुविधाएं, छोटी छोटी समस्याओं के कारण कैसे हम लाइफ की कन्वीनियंस बढ़ाए, उसके लिए क्या क्या टेक्नोलॉजिकल हम प्लानिंग में ध्यान रख लें तो बहुत बड़ा असर पड़ सकता है शहर के सोच में। मुझे पूरा विश्वास है आप पूरी एफर्ट के साथ इस ट्रेनिंग का मैक्सिमम फायदा उठाकर उसे हजारों लाखों लोगों की लाइफ में कुछ सुख प्रदान करने का प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं आपकी 2 दिन 3 दिन की ट्रेनिंग है, 5 दिन की इस ट्रेनिंग के माध्यम से कई लोगों के लाइफ में कुछ सुविधाएं बढ़ेगी। इसी विश्वास और शुभकामनाओं के साथ कि ट्रेनिंग आपके लिए काफी और भी उपयोगी हो। पुनः आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। सेशन बिना इंटरेक्टिव से फायदा नहीं देता। ठीक है सर, आप पास में आ जाइए या थोड़ा सा दूर हो जाइए। सर यस, सामने देखिए सभी। यस, रेडी सर, 1 सेकंड। यस, रेडी। अलग अलग एजेंसी अलग अलग लोगों को एंगेज करके and they have created platform for this CIS based। तो क्या ये संभव नहीं है कि पूरी मध्य प्रदेश सरकार इसी
ताकि अलग अलग जैसे कॉर्पोरेशन टेंडर करके वो करते हैं, ये हो सकता है कि इस संस्थान के पास उतने ज़्यादा लोग नहीं हो जो सबको सर्विस प्रोवाइड कर सके, लेकिन ये लोग फिर आउटसोर्स करके वो लोगों को इंगेज करके काम कर लें, ताकि वो जो एरर करेक्शन वाला जो इशू आता है वो बहुत बड़ा एक इशू है। जो पृथ्वी के कर्वेचर को करेक्ट करते हैं तो हर आदमी अपने अपने हिसाब से करेक्शन करता है, जैसा अभी सुबह बताया, तो उसकी वजह से मैप एक दूसरे से मैच नहीं करते, वो एक बहुत बड़ा इशू है, हर बार नए सिरे से सर्वे करना पड़ता है। That's a very good suggestion कि अगर आप साइमल्टेनियसली सबको एक साथ देखेंगे, क्योंकि आने वाले समय में बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है। अभी तक तो हम स्प्रेड कर रहे थे, धीरे धीरे वर्टिकल ग्रोथ बढ़ेगी और सब का लोड मीडिएशन भी बनने वाला है, तो ये सब चीजों को करना तो चाहिए। आप एक सजेशन मुझे लिखित में भिजवा दीजिए। ये भी है कि ये निरंतर प्रक्रिया है, एक बार नहीं ये खत्म नहीं होगा, नहीं करेक्शन भी हो जाएगा, हर 2 से 3 साल में लोड वेरिएशन के हिसाब से आएगा, और उस समय पुरानी ट्रैकिंग करना वापस सीवर की लाइन किधर से आई, बिजली की किधर से आई, कहाँ ज्वाइंट से, कहाँ मास्टर पॉइंट है, इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी हाउ टू किस जोड़ को कहाँ से ब्लॉक करके हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये कई इशू आने वाले, डिजास्टर मैनेजमेंट का भी एक हिस्सा इस ड्राइंग और नक्शे के मैनेजमेंट से कनेक्ट हो सकता है। मुझे नहीं पता अभी तक किसी भी कारपोरेशन ने कभी उस एंगल से कोई प्लानिंग करी। जैसे अपने एरिया में और दूसरे डिजास्टर्स नहीं है, लेकिन फ्लड प्रोन एरिया बहुत सारे कई चीजें प्रकृति में जो परिवर्तन आ रहे हैं, परिवर्तन जो आ रहा है उसके किसी ने विजुलाइज किया था कोरोना आएगा, किसी ने नहीं, तो ऐसे ही प्रकृति के कई नए इश्यूज आते हैं, and you should always have, because किसी भी सर्विसेज के कट ऑफ पॉइंट्स उनको चिन्हित होके, क्योंकि आदमी बदले, मैं तो ये जानता हूँ कि मेरे घर में 20 साल से एक ही बिजली का लाइन में नहीं आता है, तो ही वो बिजली की सब तारें प्रॉपर उसमें करता है, दूसरा आएगा साहब मेरे को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कहाँ से उसने क्या घुमाई, कहाँ क्या, ये बहुत जरूरी है। When we see total large corporations, cities, तो बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा सुझाव है, और उस पर आप भी राइटिंग में लीजिए और उस पर कमेंट मारिए। मैं भी उसे मिनिस्ट्रियल लेवल पे चर्चा करूँगा, बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन। अगर एनी काइंड ऑफ बिजनेस या सर्विसेज अगर हमको प्रोवाइड करनी है कॉर्पोरेशंस को या कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी को, सर मेरा एक सजेशन था कि मध्य प्रदेश में एक यूनिफाइड अर्बन इंफॉर्मेशन पोर्टल अगर बनाया जा सकता है, जिसमें कि G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस एंड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सर्विसेज जो है वो एक्सेसिबल होंगी। क्या होता है सर, कभी भी किसी एजेंसी को या फिर बिजनेस को या इन्वेस्टर को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती तो वो डिपार्टमेंट का एक्सट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी हेल्प मिल सकती है। सर एक ऐसा MP UIF पोर्टल जो है अगर इसका आपके दिमाग में क्या क्या कनेक्शन है उसको एक रैंकिंग में, बट हमने कुछ अलग अलग एंगल से सिंगल आइडेंटिटी पे सब चीज़ें, उसकी इंफॉर्मेशन, खाता खसरा, शहर के मकान का, ये तो हमने बना रहे हैं, IT डिपार्टमेंट का है। इससे हमने इंडस्ट्री का भी एक पोर्टल बना रहे हैं कि प्रदेश में किस किस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी इंडस्ट्री है, किसी प्रोडक्ट को लेके लिए जो प्रोडक्ट लेना है तो पूरे प्रदेश में कहाँ एक्सेसिबल है, किस किस डिस्ट्रिक्ट में मिल सकता है, ये सब तो बना रहे हैं। लेकिन आपके दिमाग में सुझाव अच्छा है, सुझाव पे कुछ काम चल रहा है, लेकिन कई बार कई सुझाव से बहुत कुछ प्लानिंग के समय पे ही, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, कनेक्शन हो जाए, ये भी वही हिस्सा है, क्योंकि IT बहुत तेजी से मध्य प्रदेश में अलग अलग लेवल पे काम कर रहा है। ये बहुत अच्छा सुझाव है, वैलिड पॉइंट, बट गिव मी इन राइटिंग
क्या क्या आपके दिमाग में क्या क्या चीजें जुड़नी चाहिए शहर के उसमें, क्योंकि लैंड पूलिंग का अलग से बना हुआ है, कई चीजें अलग अलग है। वाटर की एक्सेसिबिलिटी कितनी अवेलेबिलिटी है, वाटर कोल इंडस्ट्री कहाँ जानी चाहिए, पावर कहाँ पे क्या है, कोल कहाँ, क्या मिनरल रिसोर्सेज, क्या क्या चीजें आपके दिमाग में जोड़ने की है, एक सजेशन दीजिए, अच्छा सुझाव। अन्य सभी अतिथियों से निवेदन है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आदरणीय वीणो वादिनी वंदे श्री स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भरते भारत में भरते। क्या अंधकार से डरना अगाओ सूरज बन जाते हैं, धरती अंबर के तम सारे जिससे डरकर सब हट जाते हैं। एक नूर बहे रूहानी सा रोशन यहाँ आलम हो जाए। आइए मित्रों, हम सब मिलकर एक झिलमिल दीप जलाते हैं। के मुख्य अतिथि श्री ओम प्रकाश पटेल माननीय मंत्री जी का तुलसी के पौधे से स्वागत करें। सामने सर एक सेकंड सामने। जैसा कि विदित है, हम सभी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2021 को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और इसी तारतम्य में मैं निवेदन करना चाहूँगा। ओम प्रकाश सकलेचा जी, माननीय मंत्री MSAB एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, हमारा जो गैलरी आज NPCIL की गैलरी उद्घाटन हुई है। NPCIL के आज हमारे विशिष्ट अतिथि श्री KC शर्मा जी, जो अतिरिक्त मुख्य अभियंता हैं और जबलपुर में ही पोस्टेड हैं, आपका स्वागत। हमारे परिषद के महानिदेशक डॉक्टर अनिल कोठारी जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री हबीब साहब, माई कोलीग्स श्री भरे जी, हेड साइंस कॉर्पोरेशन, माई एंटायर स्टाफ। जैसा कि हमें मालूम है कि 28 फरवरी हर साल नेशनल साइंस डे के रूप में मनाई जाती है। इसी तारतम्य में आज हमने एक कार्यक्रम रखा है कि ऊर्जा क्षेत्र में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का अवसर एवं चुनौतियाँ। मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले लूँगा। मैं चाहूँगा कि जिनके सम्मान में हम कार्यक्रम कर रहे हैं उनकी एक 2-2.5 मिनट की मूवी है उनकी बायोग्राफी पे, वो मूवी पहले हम देखें। सम्मानित भी किया गया। महान भौतिक विज्ञानी सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने 28 फरवरी 1928 को भौतिक के गंभीर विषय में एक महत्वपूर्ण खोज की थी।
पारदर्शी पदार्थ से गुजरने वाले प्रकाश की पूर्ण में आने वाले बदलाव पर की गई इस महत्वपूर्ण खोज के लिए साल 1920 में उन्हें भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो ये पुरस्कार ग्रहण करने वाले भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के पहले वैज्ञानिक थे। इस खोज के सम्मान में साल 1986 से इस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाने का चलन है। साल 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस देश में विज्ञान की निरंतर उन्नति का आह्वान करता है। परमाणु ऊर्जा को लेकर लोगों के मन में कायम भ्रांतियों को दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य है तथा इसके विकास के द्वारा ही हम समाज के लोगों का जीवन स्तर अधिक से अधिक खुशहाल बना सकते हैं। सर सीवी रमन का जन्म ब्रिटिश भारत में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी यानी तमिलनाडु में नवंबर 1888 में हुआ था। उनके पिता गणित और भौतिकी के प्राध्यापक थे। सीवी रमन में तत्कालीन मद्रास के प्रेसिडेंसी हुआ है। जो रमन स्पेक्ट्रोमीटर या रमन इफेक्ट था उसके बेसिस पे लगभग 100 पीएचडी इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड हो चुकी है। मैं सिर्फ एक कल का एक न्यूज क्लिपिंग है कि नेशनल साइंस डे जिस खोज से सीवी रमन को दिलाया था नोबेल की। धन्यवाद। धन्यवाद सर, कार्यक्रम विवरण और ये जानकारियाँ प्रेषित करने के लिए। और एनपीसीएल के साथ मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद कार्य करने के लिए कृतसंकल्प है और आगे भी इनकी प्रौद्योगिकी देने के लिए मैं आदरणीय कार्यकारी संचालक महोदय को आमंत्रित करना चाहूँगा। धन्यवाद विकास जी। माननीय मंत्री जी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एमएसएमई हमारे बीच में शोभायमान है। परिषद की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री केसी शर्मा जी, एडिशनल चीफ इंजीनियर एनपीसीआईएल जबलपुर, आपका भी अभिनंदन, स्वागत। हमारा एसोसिएशन एनपीसीआईएल से काफ़ी पुराना है। जो अभी आपने जो चुटका और भीमपुर प्रोजेक्ट्स की जो बात देखी, उसमें इनिशियल स्टेज पे जो एनवायरमेंटल प्लानिंग के लिए जो नक्शे बने थे वो हम ही लोगों ने बनाए थे, जिसके बेसिस पे फाइनली जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट से जो क्लियरेंस मिला था एनपीसीआईएल को, उसमें हमारा योगदान रहा है। तो इस तरह से एनपीसीआईएल से हमारा काफ़ी पुराना नाता है। इस कड़ी में मैं ये बताना चाहूँगा कि एक राष्ट्रीय स्तर पर जो एक साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी STIP 2020 फॉर्मुलेशन प्रोसेस ये मिड 2020 में शुरू हुआ और इसके लिए एक सेक्रेटरिएट इस्टेब्लिश किया गया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नेशनल लेवल पर, जिसके अध्यक्ष, जिसके हेड डॉक्टर अखिलेश गुप्ता जी, जो सीनियर मोस्ट एडवाइजर हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उनकी ओवरऑल हेडशिप में ये STIP 2020 फॉर्मुलेशन प्रोसेस किया जा रहा है। बहुत से आइटरेशंस हुए, कई थाउजेंड्स ऑफ कंसल्टेशन प्रोसेसेस हुए इसमें, और उसके बाद अभी ड्राफ्ट पॉलिसी उन्होंने 31 जनवरी तक पोर्टल पर डाली थी कि आप इसमें अगर कोई सेशन देना चाहें तो वो सेशन दे सकते हैं। ऐसा एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री से यहाँ चीफ सेक्रेटरी के एक लेटर आया कि हम मध्य प्रदेश में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करना चाहते हैं जो STIP 2020 में हमें योगदान प्रदान कर सके प्रदेश की ओर। ये प्रोसेस जब स्टार्ट हुआ, जब भारतवर्ष और पूरा विश्व एक कोविड-19 जैसी महामारी के चपेट में था, और इसको दृष्टिगत रखते हुए कि कोविड-19 जैसी बीमारियों को या इस तरह के ऐसे महामारी होते हुए हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का योगदान पूरे विश्व के लिए क्या हो सकता है, उसको समाहित करते हुए ये नेशनल पॉलिसी का निर्माण किया जा रहा है। यदि हम इसका कंटेक्चुअल रेफरेंसिंग देखें STI पॉलिसी का, तो पहली साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन 1958 में पास हुई थी। उसके बाद दूसरी टेक्नोलॉजी पॉलिसी फॉर्मुलेशन प्रोसेस में है। इस STIP 2020 की जो यूनिकनेस है वो ये है कि इट इज एविडेंस ड्रिवन अप्रोच रादर देन विजडम बेस्ड स्टेटमेंट। इट इज थीमेटिक इंस्टेड ऑफ ब्रॉड बेस्ड फॉर्मुलेशन। इट इज मोर इंक्लूसिव एंड बॉटम अप। इस फॉर्मुलेशन प्रोसेस में 4 ट्रैक प्रोसेसेस हुए हैं। पहला ट्रैक था एक्सटेंडेड पब्लिक एंड एक्सपर्ट कंसल्टेशन, दूसरा प्रोसेस था थीमेटिक ग्रुप कंसल्टेशन, और तीसरा प्रोसेस जहां हमारा मध्य प्रदेश या हमारा MP काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्जिस्टेंस में आता है, वो कंसल्टेशन प्रोसेसेस अपने स्टेट लेवल पर किए। एक सबसे पहले हमने किया था स्टेट कंसल्टेशन मीटिंग 17 सितंबर को, और दूसरी स्टेट कंसल्टेशन मीटिंग हमने 26 सितंबर को की।
जिसमें माननीय मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दोनों बैठकों में हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव आपने प्रस्तुत किए और उन सुझावों को भारत सरकार ने अपनी STIP 2020 के जो ड्राफ्ट पॉलिसी फॉर्मुलेट की है उसमें इनकॉर्पोरेट भी किया है। बहुत महत्वपूर्ण सुझाव थे। मुझे याद है कि आप उस दिन भी बहुत व्यस्त थे, आप ट्रैवलिंग कर रहे थे और ट्रैवलिंग के दौरान आपने हमें उस STIP 2020 के लिए इनपुट प्रदान किया था। इस प्रोसेस में मध्य प्रदेश में जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सभी के प्रमुख हमारे इस कंसल्टेशन प्रोसेस में मौजूद थे, जिनमें अगर मैं कुछ नाम लूँ, आईसर, IIT इंदौर, एम्स, RRCAT, एम्प्री, RGPV, CGWB, MANIT, ICR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज, वाइस चांसलर्स ऑफ चित्रकूट यूनिवर्सिटी, एमपी जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर्स थे, उनके साथ राष्ट्रीय स्तर पर जो यूनियन मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं माननीय हर्षवर्धन जी, उनकी अध्यक्षता में एक कंसल्टेशन प्रोसेस हुआ। माननीय मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हमारे उस प्रोसेस में भी मौजूद थे और उसमें भी आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे जो इस फॉर्मुलेशन प्रोसेस में इनकॉर्पोरेट किए गए। इसके अतिरिक्त एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जिसका थीम था रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशंस इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट और वे फॉरवर्ड फॉर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। इसके भी जितने भी रिकमेंडेशंस हमारे इमर्ज हुए थे, इन सभी को कंपाइल करके इसके अतिरिक्त एक और टेम्पलेट फॉर्मुलेट किया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में जितने भी STI पॉलिसीज अभी एग्जिस्ट कर रही हैं उन सभी पॉलिसीज के रिकमेंडेशंस हमें सबमिट करिए, प्लस लगभग 14 सेक्टोरल पॉलिसीज फॉर्मुलेट हुई हैं, वो 14 सेक्टोरल पॉलिसीज के भी रिकमेंडेशन सभी को कंपाइल करके एक बहुत ही एग्जॉस्टिव डॉक्यूमेंट यहाँ से मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा गया था। ये पूरा काम जो हमारे स्टेट नोडल ऑफिसर आदरणीय डॉक्टर अनिल कोठारी जी हैं, आपके सुपरविजन में ये काम किया गया, आप कर सकते हैं और मध्य प्रदेश की साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी फॉर्मुलेट कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और जैसा कि सर ने बताया है कि साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020 का ड्राफ्ट जारी हो चुका है। अगर आप सभी लोगों के अगर उसमें कोई सजेशन है तो आप लोग उनके पोर्टल पे जाके उसको रजिस्टर कर सकते हैं। इसी चरण में अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे परिषद परिवार के मुखिया, हमारे मार्गदर्शक, हमारे आदरणीय डॉक्टर अनिल कोठारी सर को स्वागत उद्बोधन के लिए और हमारे मार्गदर्शन के। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में मौजूद हमारे प्रेरणा स्रोत मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी सखीजा जी, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग एवं MSME, आज के हमारे स्पेशल गेस्ट श्री KC शर्मा जी, एडिशनल चीफ इंजीनियर LPCIL जबलपुर, मेरे कलीग भी रहे हैं, मेरे साथ पढ़े भी हैं, ये मेरे और उपस्थित जनों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बधाई भी देता हूं। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम लोगों के बीच में माननीय मंत्री जी की उपस्थिति में NPCIL द्वारा स्थापित एक न्यूक्लियर मिनिएचर गैलरी, जिससे कि हमारे छात्र, हमारे रिसर्चर, हमारे साइंस से जुड़े हुए लोग जिन्हें साइंस से बड़े में समझना चाहते हैं, एक गैलरी की स्थापना हुई है। उसका शुभारंभ माननीय मंत्री जी के हाथों से आज संपन्न हुआ है। इसी के साथ इस अवसर पर हम लोगों के बीच में एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ GIS रिमोट सेंसिंग और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग सीनियर ऑफिशियल्स के लिए 5 डेज का आज शुभारंभ हुआ। उसमें भी माननीय मंत्री जी से शुभारंभ होते हुए उनको आशय उसमें हमारी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, हमारे थ्रेड्स क्या हैं, इसके ऊपर हमारे साथ माननीय मंत्री जी जिनका वास्ट अनुभव है इस क्षेत्र में, और हमारे NPCIL के मित्र KC शर्मा जी, उनसे हम लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त होगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम क्यों मनाते हैं, रमन साहब का क्या योगदान है, रमन इफेक्ट क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, आर्या जी ने हमें बखूबी उस पिक्चर के माध्यम से भी और ये बताया कि इस दिन का हमारे सामने क्या महत्व है।
परिषद ने जो साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन जो आज आधार है किसी भी देश के विकास का और उसकी आत्मनिर्भरता का, उसके बारे में जो नई पॉलिसी बन रही है, हमने नोडल एजेंसी के रूप में माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में किस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में कंसल्टेशंस करके जो रिकमेंडेशंस हैं उनको कंपाइल करके हमने भारत सरकार को भेजा। उसको कंपाइलेशन जो ड्राफ्ट पॉलिसी हुई है उसमें उनका एक्नॉलेजमेंट भी आया, एप्रिसिएशन भी आया और कि हमने बहुत प्रमुखता के साथ उसमें भाग लेके और उस पॉलिसी को बनाने में योगदान दिया है। हमारे हबीब साहब ने हमें बताया, परिषद माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में हम विगत 9 माह में लगभग 140 से ज़्यादा कार्यक्रम हम कर चुके हैं। बहुत प्रमुख गतिविधियां भी हमने आयोजित की हैं। हमने एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, स्पेस साइंस इंजीनियरिंग में 2 वीक का एक नेशनल लेवल कार्यक्रम वो भी हमने आयोजित किया है। हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात करें तो मेक शिफ्ट बिल्डिंग जो कोविड-19 के दौर में हमने एक सक्सेसफुली पहली दफ़े भारत में मेक शिफ्ट बिल्डिंग का यदि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुई तो मध्य प्रदेश में काउंसिल के द्वारा माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार हमने उस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया और रहे हैं और भविष्य में भी हम यंग साइंटिस्ट कांग्रेस और उस माध्यम से भी हम काम करेंगे। हमारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स विभिन्न विभागों के जो भारत सरकार के हैं, मध्य प्रदेश सरकार के विभागों के हैं, उनको हम जन योजनाओं के लिए जो डेटा चाहिए उन सब के लिए हम रिमोट सेंसिंग और अदर विभाग हमारे वो काम कर रहे हैं। साथ ही परिषद के द्वारा स्पॉन्सर्ड किए हुए लगभग 400 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हमारे रिसर्चरों द्वारा, स्टूडेंट्स द्वारा, फैकल्टी मेंबर द्वारा, NGO द्वारा समाज की विभिन्न समस्याओं को केंद्र में रखते हुए उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए, नई टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत कहीं सपोर्ट के लिए वो हमारे चालू हैं। ये भी हम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में जो मंत्री जी का विजन है मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, MSME के लिए हम और सक्षमता से आपकी प्रेरणा से काम करेंगे। इस अवसर पर मैं अपनी बात तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हम कोविड-19 के 1 साल के बहुत ही विकट दौर से गुजरे हैं और आज भी हमारा अनुभव उसमें है और आत्मनिर्भर भारत की चुनौती का आह्वान भी माननीय प्रधानमंत्री जी, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का आह्वान माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय मंत्री जी ने हमसे किया है और हम सब ने देखा है कि इस पूरी चुनौती के दौर में यदि समाज और राष्ट्र ने यदि अपेक्षाएं की हैं तो वो विज्ञान और वैज्ञानिकों से की है और हमने वैज्ञानिक फ्रेटर्निटी ने बहुत बखूबी सबसे कम समय में वैक्सीन और विविध क्षेत्रों में भी जो चुनौतियां हैं उनके साइंटिफिक सॉल्यूशन के साथ समाज को ईज किया है और डेवलपमेंट के दौर में जा रहा है। उद्योग के क्षेत्र में और मुख्यतः रोजगार के क्षेत्र में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ में बीइंग ए अपेक्स एजेंसी हमारी मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसकी अपनी एक ख्याति है, जिसकी अपनी एक पहचान है और इन सब में परिणाम जो आने वाली चुनौतियां हैं उसके हिसाब से साइंस, टेक्नोलॉजी और उस पर आधारित इनोवेशन के माध्यम से हम काम करेंगे। मैं माननीय मंत्री जी का यहाँ बहुत व्यस्त समय में उन्होंने समय दिया है, इसलिए अपनी बात यहीं समाप्त करते हुए ये आशा करता हूँ कि सर हम भविष्य में भी आपकी आशा अनुरूप पूरी परिषद एक साइंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रदेश के लिए और देश के लिए काम करेगी। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। हमेशा की तरह आज भी आपने हमारा उत्साह बढ़ाया है और इसी उत्साह से हमारे रग रग में ऊर्जा का संचार होता है। बताना चाहूँगा कि आज हम जो यहाँ पे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन कर रहे हैं और माननीय हम सभी को पता है NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मध्य प्रदेश से बहुत निकट का संबंध है। मध्य प्रदेश में ही मंडला के चुटका में 700 मेगावाट की 2 यूनिट्स NPCIL के माध्यम से परियोजना के रूप में। आदरणीय मंत्री महोदय सकलेचा जी,
और मंच में उपस्थित सभी गणमान्य और सभी बंधुगण, आप सभी साइंटिस्ट कम्युनिटी से आते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं आपको उत्साहवर्धन कर पाऊंगा, आप लोग ऑलरेडी उत्साहवर्धित हैं। आज सभी को विज्ञान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विज्ञान है विस्तृत ज्ञान, ज्ञान का विस्तार। मंत्री जी के साथ मेरा पहला इंटरेक्शन हुआ, 5-6 मिनट का हुआ, तो इनकी हर फील्ड में पकड़ लेने की जिज्ञासा, जो कि ज्ञान को बढ़ाना, ज्ञान को विस्तार करना, विज्ञान। आप लोग बधाई के पात्र हैं कि आपको ऐसे मंत्री मिले हुए हैं जो कि विज्ञान, और जैसे ये सीखने लायक है कि हमको अपना ज्ञान कैसे बढ़ाना है, जो कि विज्ञान है। ये मुझसे बायोलॉजी फील्ड में भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, न्यूक्लियर फील्ड में भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, टेक्नोलॉजी फील्ड में भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मुझे निरुत्तर कर दिया। मैं न्यूक्लियर फील्ड में ही थोड़ा बहुत अपने को जानता हूँ कि मेरे को मालूम है, बाकी भी तो मुझे मालूम भी नहीं है। तो सर से आज विज्ञान के एक प्रथम चरण की ज्ञान की विस्तार करने के लिए, ज्ञान को खोज करने के लिए सबसे पहले आपके पास मन में जिज्ञासा होनी चाहिए। और बाकी भी मेरे कॉलेज के कई लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, उनके साथ मिलकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो और इसी तरह की मुलाकात करीब 3-4 साल पहले अभी हमारे आपके यहाँ जो मेला लगते हैं, उन मेला में कोठारी जी से मुलाकात कर सकते हैं। तो एक मिनिएचर गैलरी न्यूक्लियर के बारे में, जिससे कि हर किसी को न्यूक्लियर फील्ड के बारे में मालूम हो सके, वो ये कि यहाँ फलीभूत हुई है, एक अच्छी चीज़ है। क्या होता है कि न्यूक्लियर वर्ड जैसे ही आता है, ये मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ, फ्लाइट में जा रहा हूँ, अगर मेरे बगल में बैठा आदमी को मैं बोल दूँ कि मैं न्यूक्लियर साइंटिस्ट हूँ, तो सबसे पहले तो यही बोलता है कि आप बम बनाते हैं। लोगों को मालूम नहीं है। तो और दूसरा इसके बाद कि आपके कारण लोगों को कैंसर हो रहा है, इससे ज़्यादा आगे सोच नहीं पाते। न्यूक्लियर फील्ड में बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है। हर फील्ड में इससे हम कैंसर के इलाज भी करते हैं। ये जो गैप था उसको मैपकास्ट ने आज भरा है। हम भी फिर इसके लिए ट्राई कर रहे हैं और उसमें मैपकास्ट सहयोग भी हुआ है। उसके लिए हम उनका धन्यवाद, आभार करते हैं। आशा है कि आगे भी मैपकास्ट के साथ इस तरह के हम और भी कार्यक्रम करेंगे। ना ही सिर्फ इतना ही नहीं कि हमारी जो जानकारियां हैं न्यूक्लियर के बारे में जनमानस तक पहुंचाने के अलावा भी और भी जिस फील्ड में प्रशिक्षण है या इस तरह के कुछ और कार्यक्रम है, तो हम मैपकास्ट के साथ काम करेंगे। और ज्ञान की बातें मैं आपके साथ नहीं कर सकता हूँ कि न्यूक्लियर फील्ड में क्या होता है, कैसा होता है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं। तो धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। देंगे। पुनः महानिदेशक महोदय से निवेदन है कि हमारे विशिष्ट अतिथि श्री केसी शर्मा, अतिरिक्त मुख्य अभियंता NDCIL का शाल एवं श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह प्रदान करें। धन्यवाद। परम आदरणीय श्री ओम प्रकाश सखलेचा जी, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन। माँ सरस्वती के चरणों में नमन। आज विज्ञान दिवस के अवसर पर आयोजित इस परिचर्चा जो आज के मुख्य वक्ता, विशिष्ट वक्ता, आपके अपने ही डीजी श्री कोठारी जी, श्री आर्या जी, श्री रवि जी, श्री
बहुत ही टिपिकल काम है। कब सक्सेस मिलेगी, किस विषय पे मिलेगी, किसी को भी अंदाजा नहीं है। एक ऐसी खोज है जिसमें हम बोलते हैं एक सुरंग में अंधी दौड़ रहे हैं, पता नहीं कब हीरा हाथ में लगे। लेकिन एक बात पक्की है कि जो व्यक्ति सोचता है वो कुछ पाता है। और आजकल तो एक नया बहुत तेजी से अलग अलग कई टीवी चैनलों पे या व्हाट्सएप पे चल रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच, दुनिया में से कैसे अट्रैक्शन करा जाए। इन सब बातों का आखिरी अंत ये है कि हमारी सोच कहाँ तक हम ले जा सकते हैं, वहां तक हम पहुंच सकते हैं। आखिरी वाक्य वही है। कहीं ना कहीं दुनिया को जिसने साइंस सिखाया, लेकिन उसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन ना करना, प्रॉपर तरीके से लिपिबद्ध ना करना, उसके कारण हमारी ही बातों को कई देशों ने हमें दूसरे स्वरूप में परोस दिया। कहीं एक वो समय भी आया जब हमारे शिक्षा से साइंस को मिनिमाइज करने का एक गुलामी के दौरान बहुत बड़ा प्रयास था। मैं कुछ साल पहले लंदन के हाउस ऑफ कॉमन में बैठा था एक डेलीगेशन के साथ। वहां एक स्पीकर लेडी, द सेकंड मोस्ट पावरफुल लेडी के अध्यक्ष थी हाउस की, 11 भारतीय मूल के सांसद भी थे मेरे साथ वहां पे, और 10-12 हम मध्य प्रदेश के 3-4 मंत्री और 5-6 विधायक हम सब थे। 1 घंटे की चर्चा के बाद 2 बातें आई। मैंने क्वेश्चन थ्रो किया था कि आपने शिक्षा महंगी क्यों करते हैं। यूरोप का 15 साल का रिकॉर्ड हम देखें तो पहले उन्होंने आउटसाइड के स्टूडेंट के लिए एजुकेशन को रीच के बाहर ले जाने का प्रयास किया और बाद में लोकल के लिए भी किया। तो 1-1.5 घंटे की चर्चा के बाद एक वाक्य उनके मुंह से निकला कि जो भी इंडिया या पुराने भारत का बच्चा आता है, चाहे उसके पिताजी वहां होटल के दरबान के रूप में आए, लेकिन उनका बच्चा 10 साल में हमारा बॉस बन जाता है, क्योंकि वो इतना शिक्षा पे फोकस करते हैं। माँ बाप की तरफ से भी उस पर पूरा खर्चा भी करते हैं और उसकी पूरी डायरेक्शन भी देते हैं। तो बात में मेरे आया तो हमने देशों पे राज किया, लेकिन अगर इस हिसाब से दूसरे देश के बच्चे आके हमारे ही बॉस बनते जाएंगे तो कुछ सालों में वो स्थिति आ जाएगी कि हम बाबू बन जाएंगे और पूरा भारत हमारे बॉस बन जाएगा। कितनी दूर की सोच है। और उनने आज से उसकी चिंता शुरू करी। दूसरा पक्ष आया जो सामान्यतः, चूंकि आप सब साइंटिस्ट हैं, कहीं ना कहीं शिक्षा आपके जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है, कि मेकाले की उस वाक्य को सबने यूज किया कि मेकाले ने आके भारतीय शिक्षा और संस्कृति को डैमेज किया। उनने नया शिक्षा नीति बनाई, अंग्रेजों ने, भारतीयों ने अडॉप्ट नहीं की। उनने फोर्सफुली कहा कि भारत में नौकरी पानी है तो
इसी शिक्षा पद्धति से जो पास होगा उसी को नौकरी दी जाएगी। फिर ट्रेंड बदलना शुरू हुआ। इसका मतलब हमारा इतिहास, हमारे पूर्वजों का जो शिक्षा ग्रहण करने का तरीका, सारी चीजों को हमारे पुराने लोगों ने जब तक उचित विद्यार्थी नहीं मिले नॉलेज ट्रांसफर नहीं करी, उसे लिपिबद्ध नहीं किया, उसे प्रेजेंट प्रॉपर तरीके से नहीं किया और उनने उसी चीजों पे रिसर्च कर करके उन सभी भाषाओं में आधे अधूरे ग्रंथों को ले जाकर अध्ययन कर कर उसको नए तरीके से नई पैकेजिंग में पैक करके वापस पूरी दुनिया को पेश किया। कहीं ना कहीं नए रिसर्च के साथ हमारी पुरानी बातें भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उनको हम कैसे, बल्कि मैंने तो एक बार कोठारी जी को आग्रह किया कि हमारे हर धर्म की हर नीति में साइंस का कितना इन्वॉल्वमेंट है और उस धर्म को साइंटिफिक वे से कैसे प्रेजेंट किया जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम नई पीढ़ी के साथ बात करते हैं तो धर्म को वो अंधविश्वास मानता है और उस अंधविश्वास का साइंटिफिक स्वरूप देखते ही शायद उसकी जीवन की हम स्पीड कई गुना बढ़ा सकते हैं। बेसिकली साइंस क्या है? मेरी निगाह में तो साइंस जीवन को सबसे कन्वीनियंट वे से सबसे कम समय में सबसे बड़े अचीवमेंट करने का तरीका, चाहे कोई भी विज्ञान, चाहे आप मंगल पे जाने की बात करो तो वहां पहुंचने का साइंस ही सबसे शॉर्टेस्ट रूट डिसाइड करता है और वो इंटरेस्ट, वो बातें हमारी नई आने वाली स्कूल से आने वाले बच्चों का साइंस में रुचि बढ़ाने के साथ की शुरुआत कैसे हो। हमने 35 यंग साइंटिस्टों का 35 या 36 यंग साइंटिस्ट कांग्रेस 36वां कर रहे हैं। 23 से 26 मार्च में करेंगे। नई पॉलिसी आ रही, उस पॉलिसी के और विज्ञान के उन सब में समय समय पे कार्यक्रमों में जाना ही जाते हैं, बातें होती है अलग अलग वर्ग से, क्योंकि मैं तो बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, मैंने तो दुनिया में घूम घूम के ही सब बातें सीखी और वास्तव में मैं चाहता हूं कि कैसे हमारे बच्चों में जो स्किल है सबसे अच्छी, उस स्किल को कैसे रिफाइन करना, ये हम सीनियर्स का काम है। और रिफाइन करके अगर उनको सही डायरेक्शन दे दी तो ये तो एक नोबेल प्राइज की बात करें, हम हजारों नोबेल प्राइज जीत लेंगे, क्योंकि ये तो धीरे धीरे पूरी दुनिया मानने लगी है अब कि साइंस के जनक भारत है और भारत सब कुछ करने में सक्षम है, सिर्फ हमारा बीच का ट्रेंड बदला। अभी एक विषय और मुझे कहा, आज की कॉन्फ्रेंस में एक विषय है एनर्जी। शायद एनर्जी ही एक विषय है जिसके कारण हमारी देश की करेंसी ₹1 $1 बराबर होते थे किसी जमाने में, और आज हम 70 के आसपास आ गए। हमारी करेंसी 70 टाइम्स इन कंपेयर टू इक्विवेलेंट करेंसी ऑफ USA
हम उसी का हमारा इनपुट, चाहे वो फॉसिल फ्यूल के नाम से हो, चाहे आपका किसी भी एनर्जी का सोर्स के नाम से हो, और उसके कारण हमारा जो इनपुट का बिल है वो बढ़ता गया और हमारी करेंसी और हमारी अपनी इमेज डिवैल्यूड होती गई। और मैं अपने पूर्वजों की तरफ अगर झांक के देखूं थोड़ा सा, आप में से कई लोग भी आज भी सूरज को प्रणाम करते उठते ही। क्या है वो? एनर्जी का सोर्स, दुनिया का सबसे बड़ा सोर्स हमारे पास था, लेकिन चूंकि रुचि और डायरेक्शन बदल गई गुलामी के दौरान, तो हम पिछड़ गए। और वही काम हमें आज करना है। मैं पिछले 4-5 साल से शौकिया अलग अलग टाइप के एनर्जी के सोर्स में देखता रहता हूं, घूमता रहता हूं, क्या क्या हो सकता है। मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट अगर मैंने अपने गांव में 2014 में माननीय मोदी जी से इनॉग्रेट करवाया, अभी फिर 19 में रीवा में उससे बड़ा बना। और उसमें भी मैंने जब स्टडी किया कि भैया 150 मेगावाट सोलर उस समय 7 रुपए में आई थी, आज 2 रुपए में आ गई। लेकिन उसकी भी जब मैं बात करता हूं तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। और मैंने कई बार BHEL के चेयरमैन और फिर मंत्री जी से अभी उन्हें कंपल्शन किया, और माननीय प्रधानमंत्री जी के भी हर स्पीच में मैं जब सुनता हूं कि सोलर एनर्जी बना हम रहे हैं, पैनल हम लगा रहे हैं, लेकिन रोजगार हम चाइना को दे रहे हैं, क्योंकि सब वेफर, चिप, इनगेट और बनता किससे? केवल सिलिकेट। कहीं ना कहीं हमारी साइंस की जो कड़ी है, हमारा अपना सोच और अपना विश्वास और अपनी सब चीजें है तो सिलिकेट ही भरपूर अवेलेबल, भरपूर मैन पावर अवेलेबल है। लेकिन कुछ परिस्थितियां, कुछ कारण, कुछ कोऑर्डिनेशन और कुछ केवल अंग्रेजों की बनाई हुई शिक्षा पद्धति, जिसमें नंबर्स का वैल्यू देके उनके इंटरेस्ट को खत्म कर दिया, ऐसे हमारे पढ़ाई का जो डैमेज हुआ उसके ये सब कॉन्सिक्वेंसेस है। जब मैं बात करता हूं, फिर मैंने जाके देखा पीक आवर, ऑफ पीक आवर पावर में रेट में 4 गुने का फर्क। मैं सोचते नहीं थे पावर स्टोरेज, रिवर्स टर्बाइन के माध्यम से हाइडल में शुरू किया, तो अब धीरे धीरे ये बात आने लगी कि पावर स्टोरेज हाइड्रोजन में क्यों ना कर लिया जाए। मैं देख के आया जापान में, वहां की यूनिवर्सिटी कर सकती है, हमारे साइंटिस्ट कहीं कमजोर नहीं है, कहीं पीछे नहीं रह सकते हैं। उन्हें सिर्फ मौके की जरूरत है, सिर्फ कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, सिर्फ चैनल को स्मूथ करने की जरूरत है। मैंने देख के आई वाज शॉक्ड जब अभी बात कर रहे थे कि हम पावर सबसे सस्ती कोटा, सबसे पुराना, सबसे पहला सेंटर रावत भाटा का। मैं विजिट करके आया हूँ रावत भाटा भी, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से मुश्किल से 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। लेकिन जब मैंने जापान गया तो उनने उसको बंद करने के बाद आज वो अपनी काफी बड़ी पावर की रिक्वायरमेंट ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। हम इतने बड़ा, हमारा भारत का साइंस इतने साइंटिस्ट हैं
कि वो अगर डिटरमाइन कर ले तो वो कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं। अगर वहां का देश, और मैंने जब पूरा उसका रिवर्स अध्ययन किया तो मीथेन से उन्हें हाइड्रोजन निकालकर लिक्विड अमोनिया फॉर्म में या डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके शिप लोड से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्या हम नहीं कर सकते? अगर हमारा एनर्जी इंपोर्ट का बिल खत्म हो जाए और 10-20% हमने एक्सपोर्ट कर दी तो कंट्री का नक्शा 20 साल में बदल सकता है। ऑटोमोबाइल की बात हो रही है। बहुत अच्छा वाक्य प्राइम मिनिस्टर ने उपयोग किया कि अगर आप समय रहते 20 साल पहले सोच लेते कि फॉसिल फ्यूल की जगह दूसरी एनर्जी से हमारी कंट्री का मूवमेंट कैसे स्मूथ हो, केवल कोल के भरोसे हम क्यों रहे। 70% हम एनर्जी का सोर्स अभी कोल को बनाना है, और कोल को बनाने के पीछे हमने अपना पूरे देश का एनवायरनमेंट, जिसको हमारे शास्त्रों ने सबसे पहले बताया दुनिया को कि कैसे हमको अपने वृक्षों को बचाना, चाहे उनमें धार्मिक स्वरूप का नाम दे दिया कि पीपल में भगवान बसते हैं, नीम हमें ये देता है, ये पेड़ हमें, बरगद हमें ये देता है। बात तो एक ही है। कहीं ना कहीं हम लोगों के प्रेजेंटेशन में कॉमन लोगों के समझने वाली भाषा का उपयोग की कमी आई। उसका साइंटिफिक लॉजिक उस दिन उतना एक्यूरेट नहीं गया। जब ये 2 साल 3 साल पहले व्हीकल की बात हो रही थी, साल भर पहले एक दिन मैं दिल्ली में बैठा था, मैंने कहा ये ई व्हीकल तो मुश्किल से 2 साल की लाइफ है, क्योंकि उसके बाद अल्टीमेटली हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी आनी है। अभी वास्तव में वो बात प्रधानमंत्री जी ने कोट कर दी कि व्हाई वी कांट टॉक अबाउट ब्लू एनर्जी, ग्रीन एनर्जी। we must study all these kind of fact कि हमारा देश में आने वाले भविष्य में हमारे शास्त्रों में क्या क्या किस चीज के बारे में लिखा हुआ है, वो थोड़ा सा रिसर्च कर ले तो हर चीज के दुनिया का हर सॉल्यूशन हमारे पुराने इतिहास में है। उन्होंने हमें दिशा दे रखी है। उनने हमें बता रखा है, लेकिन सिर्फ उनकी पूरे अध्ययन के बजाय हमने सिर्फ नंबर वाली स्टडी को करके कि जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा परीक्षा के नंबर मिल जाए, we become best scholar, we become good job। बट आप जो कम्युनिटी यहाँ बैठी है, उसने उन परिस्थितियों से भी निकालकर अपने आप को उस अंधी नौकरी के पीछे नहीं दौड़ा जो कमर्शियल जॉब्स के लिए अपने आप को पूरा जीवन लगा देते हैं। आपने वापस साइंस को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाया। मुझे अगर थोड़ी बहुत भी आशा है तो आप ही लोगों से आशा है कि जिस दिन आप ठान लेंगे उस दिन आप पूरा देश का स्वरूप बदलने की क्षमता रखते हैं। मैं भी 3-4 दिन पहले इंदौर IIT में भी बैठा था। वहां की भी पूरी डिफरेंट 8-10 फैकल्टी थी। तकरीबन मेरे पास 2-2.5 घंटे ही थे अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि शेड्यूल ऐसा पहले से बना देते हैं, क्योंकि जितने ब्यूरोक्रेट होते हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं। नेताओं को स्वागत और सम्मान में उसका समय बर्बाद करने में लगे रहते। इसीलिए मैंने आते ही आपको टोका, यार ये सब स्वागत और इसमें सम्मान में समय मत बर्बाद करो। Because I feel this is the last
not only in my life for my time, but I will not get even a one extra breath in my life. जितनी मेरे को सांसें दी गई है उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। अब मैं स्वागत और माला पहनने में गुजरवा दूं या कुछ बातें कर लूं। And I believe in that thing. और मेरा आपसे आग्रह होगा कि अगली बार जब भी अपन बैठे इन फॉर्मेलिटी के समय को भी देश के प्रति समर्पित करने का कोशिश करें। That all you or me or anybody जिसने इस देश में जन्म लिया वो देश के वापस समर्पण भी देना है, वापस हमें कुछ देना भी है। तो कहीं ना कहीं ये सब ई व्हीकल से हाइड्रोजन व्हीकल आना है, ये सब चीजें अगर कर लें तो बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। क्योंकि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट अगर कोई है आज दुनिया में मध्यम क्लास का तो वो भारत है, चाइना के बाद। और चाइना की स्थिति आप देखिए, सोच ने ही पूरे देश का तरीका बदल दिया। दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसफर को दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी में बदलते हुए तो हमने पिछले 8 महीने में देखा है। अरे एक आदमी अगर वैसा सोच सकता है और अगर हम सब मिलकर सोचेंगे तो कितना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। जीवन तो रुकेगा नहीं, एक क्षण भी नहीं। और क्या हम अपने आसपास से 5 से 10 नए साइंटिस्ट या नई विचार, चाहे उसकी पढ़ाई कुछ भी हो, जिसके भी मन में है उसको एक दिशा सोचने की दे सके? इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी जरूर है, ये मुझे भी पता है। लेकिन अगर किसी के मन में डिटर्मिनेशन आ जाता है तो जहां चाहे वहां रहा वाली बात प्रकृति ने दी है। सरकारें दे या ना दे, प्रकृति कोई ना कोई रास्ता निकाल देती है। तो आज मैं ज्यादा लंबी बात करने आपके बीच में नहीं आया, क्योंकि अभी 3:30 बजे फिर विधानसभा का सेशन शुरू हो जाएगा। मैं घड़ी और आप दोनों के बीच में पेंडुलम जैसे घूम रहा हूं। कई बातें करनी है लेकिन कर नहीं पा रहा हूं, समय की गरिमाएं है। लेकिन ये विश्वास है कि छोटी सी जो बातें, जैसे एक बीज का रोपण करा जाता है, ऐसा आज का विषय सबसे महत्वपूर्ण है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन इन पावर सेक्टर, स्टोरेज से लेके डिफरेंट टाइप ऑफ पावर, डिफरेंट टाइप ऑफ उसका यूटिलाइजेशन, और अगर वो हमने बचा लिया तो शायद देश की 40% फॉरेक्स बच गई। इसका मतलब हमारी करेंसी वापस जो उसकी आज की कंज्यूमर इंडेक्स वैल्यू है डॉलर की, वो बिलो 40 है। क्योंकि आप लोग साइंटिस्ट से, आप इकोनॉमिक्स उतनी जल्दी उतनी बारीकी से नहीं समझते, सिर्फ उतनी ही ध्यान में आती होगी जितनी रूटीन लाइफ की जरूरत है, जितनी बच्चों को आगे बढ़ा के सेटल कराने की जरूरत है। लेकिन असली करेंसी की वैल्यूएशन का कंपैरिजन भी हमारे जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इस अपेक्षा के साथ कि अपन जब भी अगली बार कोठारी जी बुलाएंगे तब छोटे छोटे ग्रुपों में कुछ अलग विषयों पे, अलग विषयों पर बैठकर कुछ मंथन करें। और इस समाज ने जिसने हमें सबसे ऊपर के प्लेटफॉर्म पे बिठाया है, अपने जीवन में कुछ उनको वापस देते हुए आगे बढ़े। हमारा विज्ञान सम्मेलन ये सब भी चलता है। विज्ञान भारती बहुत कुछ वही स्कोप लेके संस्था है
जो अलग से अपना काम कर रही है, क्योंकि हर काम सरकार के भरोसे या सरकारी तंत्र या सरकारी बजट के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। इसलिए हमने विज्ञान भारती का गठन किया, और ये भी कोई सहयोग है कि मैं तो कॉमर्स ग्रेजुएट, वो भी नाइट शिफ्ट में पढ़ा हुआ व्यक्ति हूं। मैंने फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर नाइट शिफ्ट में शिफ्ट करके इंडस्ट्री में आ गया था, लेकिन पता नहीं क्या योग सहयोग था, क्या विज्ञान भारती के साथ भी डे वन से जुड़ गया, जिसका मुझे ABCD नहीं पता। लेकिन आई बिलीव कि नेवर लूज एनी चांस ऑफ अपॉर्चुनिटी, और इस अपॉर्चुनिटी को भी आज आपके साथ मिलकर एक नए तरीके से शेयर करने का मौका मिला। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद, और पूरे मंच पे बैठे हो या सामने आप सभी का अभिनंदन करते हुए देश को एक नए स्थान पे ले जाने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं, बहुत जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सफलता आपको मिले, इसी विश्वास और कामना के साथ भगवान के साथ प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आज आपने पुनः हमें प्रेरणा दी है सोचने, समझने और करने की, खासकर से चाहे बच्चों में विज्ञान की नींव रखनी हो, ज्ञान विज्ञान का प्रलेखीकरण हो, वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति हो या समय का समुचित प्रबंधन। निश्चित ही हम आपके इन बातों को ध्यान में रखेंगे और आगे इसमें हम काम करने के लिए कृत संकल्प है। अगले चरण में मैं अनुरोध करूंगा। जैसा कि हम सबको मालूम है कि मानव जीवन के हर पहलू में विज्ञान और तकनीकी का कितना महत्वपूर्ण योगदान है, और दुर्भाग्य की बात यह है, सर मैं आज अपनी आत्मा की बात रख रहा हूँ, उसको किसी राजनीति से न जोड़ा जाए, कि दुर्भाग्य की बात है कि आज हम विकसित प्रदेशों की तरफ देखें, गुजरात की तरफ देखें या साउथ के हम कर्नाटक, हैदराबाद की ओर देखें, तो आज मध्य प्रदेश विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं। आज माननीय मंत्री जी एक अपने इस कार्यक्रम से पूर्व में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के कार्यक्रम में भी गए थे, और कक्ष में डॉक्टर विवेक कटारे जी जो उस प्रभाग के प्रमुख हैं, उनके चर्चा कर रहे थे टाउन एंड की मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद प्रदेश के अन्य विभागों में किस प्रकार से अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। सर जैसा कि मैंने बताया कि मानव जीवन के हर पहलू में विज्ञान और तकनीकी का एक महत्वपूर्ण योगदान है, और जब तक हम दूसरे विभाग तकनीकी के समन्वय के विभाग बगैर हम इस प्रदेश के विकास में गति देना लगता है एक झूठा सपने की तरह होगा। आज मैं देखता हूं कि चाहे वन विभाग हो, कृषि विभाग हो या टाउन कंट्री प्लानिंग हो, ऐसा कोई विभाग नहीं हो लगता, कुछ ऐसे जो कुछ एक 10-5% विभाग जो जिसमें विज्ञान और तकनीकी की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद एक जैसे फॉरेस्ट विभाग है, फॉरेस्ट विभाग अपने तरीके से बोलता है कि हमारे प्रदेश में इतने % वनाच्छेदित हैं, इतने % में हम इतना प्लांटेशन करते हैं। शासन के कागजों में बहुत प्लांटेशन होता है, लेकिन वास्तव में देखें ख्वाबों की दुनिया से उतरकर यथार्थता के धरातल में तो कितना % वहाँ प्लांटेशन है। लेकिन मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के अधीनस्थ कार्य संस्था सुदूर संवेदन तकनीकी के माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि वास्तव में हमारे प्रदेश में कितने % जंगल है, कितने % में सरकार ने अगर इस साल प्लांटेशन किया तो 3 साल बाद उसकी क्या अद्यतन स्थिति है। तो वास्तव में जैसा अभी माननीय मंत्री जी बोल रहे थे कि हमारी योजनाओं के तहत उसकी मजबूती और उसकी दीर्घायु ज्यादा अच्छी सुनिश्चित हो सकती है। सर एक कार्यक्रम की मैं बात कर रहा हूँ, फिर मैं अपने बिंदु पर आता हूँ। चूंकि मैं विज्ञान प्रौद्योगिकी विज्ञान लोकव्यापीकरण का डिवीजन के मेरे पास दायित्व है, वो अपने अपने मॉडल्स लगाते थे, एक आकर्षण का केंद्र रहता था। लेकिन वहां पर जब मैप क्लास के लोग जाते थे स्कूल वहां के टीचर से बोलते थे कि आप अपने बच्चों को भेजिए महाविद्यालय या अगर यूनिवर्सिटी तो अपने बच्चों को भेजिए, तो मुझे बड़ा दुख होता था कि ये कार्यक्रम तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का है और उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उस जिला मुख्यालय में जाकर के अच्छे से अच्छे कार्यक्रम आयोजित करवाएं।
लेकिन जो संबंधित विभाग हैं, स्कूल शिक्षा हो या कॉलेज शिक्षा हो या कृषि विभाग, ये उनकी जवाबदारी सुनिश्चित होना चाहिए कि उस कार्यक्रम के दौरान वहां पर बच्चों की, विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित हो, किसानों की जवाबदारी सुनिश्चित हो, ये उनकी जवाबदारी बनती है। जब कार्यक्रम सिर्फ मैपकास्ट का हो जाता है और अन्य विभाग निष्क्रिय रहते हैं तो उस समय बड़ी पीड़ा होती है कि चूंकि शासन, जैसे शरीर के विभिन्न अंग हैं, हाथ, पैर, नाक, कान, अगर कोई भी अंग निष्क्रिय हो जाता है तो ये समझिए कि वो एक अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता। सर 3 वर्ष पहले जब मैंने सिवनी जिले में कार्यक्रम करवाया तो मेरा ये अनुभव रहा, लेकिन उसके दूसरे साल जब मुझे सौभाग्य मिला राजगढ़ में विज्ञान मेला करने का, और हमारे तात्कालीन महाशय से जब मैंने बात रखी कि सर इसमें कम से कम शासन का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है, और शासन के जो 3-4 विभाग हैं अगर इनका इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो शायद हम लोग इसको और अच्छे ढंग से, चूंकि शासन का पैसा तो खर्च हो ही रहा है लेकिन उससे लाभान्वित ज्यादा हो सके। तो सर उस समय काफी जब हमने स्वरूप बदला, बस उस समय थोड़ा सा मैंने उस समय झूठ भी मुझे बोलना पड़ा, बस 1 मिनट और ले रहा हूं। तो सिर्फ उस कार्यक्रम में इतना ही रहा कि मैं कलेक्टर साहब से मिला, करमवीर शर्मा जी थे राजगढ़ में, और बोला कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल महोदय रहेंगे और आपकी जवाबदारी सुनिश्चित होगी कि ये कार्यक्रम कैसे गरिमापूर्ण हो सकता है। बच्चों को लाना, पूरे जिले के हर ब्लॉक स्तर के बच्चों को लाना, चाहे वो विद्यालय के हो, महाविद्यालय के, आपकी जवाबदारी रहेगी। और बच्चों को लाने से, छोड़ने से लेकर सब व्यवस्था में मैपकास्ट कुछ नहीं रहेगा। सर आप सोचिए कि राज्यपाल जी के उस मुख्य अतिथि के नाम पर कलेक्टर साहब ने पूरे स्कूल एजुकेशन के जो भी शिक्षक थे उनको जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से बच्चों की उपस्थिति, बच्चों का आना जाना, आरटीओ को सुनिश्चित किया कि बच्चे लाने के लिए बसों की व्यवस्था करना, पीएचई को जवाबदारी दिया कि वहां पर किसी प्रकार की अव्यवस्थाएं न हो, ट्रांसफर किया जाए और उनको जवाबदारी भी उनकी सुनिश्चित की जाए कि जब तक मैपकास्ट के माध्यम से योजना फाइनल नहीं होगी। क्योंकि मैं देखता हूँ अगर एक कोई डैम बनता है जब तक उसकी जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी या लिथोलॉजी की स्टडी ना हो, या तब तक क्या होता है, डैम तो बन जाता है अपनी जगह लेकिन उसकी जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी का डिफरेंट रहती है, तो पानी भरने की जगह पर्कुलेशन होकर के वो डैम सूखा हो जाता है ऑफ सीजन में। तो मैं चाहता हूँ इसके लिए कि हमारे यहाँ मैपकास्ट में विभिन्न डिविजन्स के वैज्ञानिक हैं, एक दिन पूरा समय निकाल करके 10:30 से 5:30 बजे यहीं पर लंच करें और हमारे वैज्ञानिकों के साथ इंटरेक्शन करें, क्योंकि वैज्ञानिकों के पास मैं सोचता हूँ कि 25-30 साल का अनुभव है, वो अनुभव को शेयर करें। चूंकि ज़्यादातर अब रिटायरमेंट की स्थिति में आ रहे हैं तो वो अपने ज्ञान को ट्रांसफर करें और यहाँ के रीति नीति पे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। चूंकि अब आपका समय हो रहा सर, आज चूंकि इस विदाई की बेला में धन्यवाद की पूरी टीम, डॉक्टर सुनील गर्ग, डॉक्टर शिवनारायण जी और अवकाश में परिषद के सभी मेरे वरिष्ठ वैज्ञानिक और सहयोगी साथी, परिषद की तकनीकी गैर
सर आप भी आइए शर्मा जी, आप भी आइए। मिट्टी लो गाड़ी में, मिट्टी कहाँ गए? मिट्टी लो ना मिट्टी। अरे ये रखी था गाड़ी। आगे घंटे सुनो, तो फल इसी वर्ष मिलने वाले हैं। और आगे पानी ले जाना। ये भी एक बड़ी अच्छी सोच है कि किस साइज का प्लांट नर्सरी से शिफ्ट होना चाहिए। ये कहना फैक्ट है। एरिया फॉरेस्ट वाले कितने लगाते हैं, कितने सर्वाइव करते हैं, लेकिन कितने सर्वाइवल के पीछे किस कितनी का है सर? बिल्कुल रफ से कभी नहीं मरेगा। हाँ, और ये पेड़ अपने कौन से? एक सेकंड आप पानी डाल दें। सर आप फल के बाद ही जाने देंगे सर को? नहीं जा, ऐसा नहीं होगा।